everyone, I welcome you all on your own channel Geo with Madhur guys, and I am back with the second part of chapter number 2 फेडरलिज्म। पिछले चैप्टर में आपने देखा फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या होती है और क्या क्या फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फेडरलिज्म चैप्टर का अगला पार्ट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने पहले चैप्टर में देखा था कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका जैसी छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर भी रीजनल डाइवर्सिटीज की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। ओके, सोचो इंडिया के बारे में, थिंक अबाउट द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारी रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर किस तरीके से कंट्री प्रॉब्लम सॉल्व होते होंगे, किस तरीके से पावर अरेंजमेंट्स हैं, इन सब के बारे में अगर हम सोचें तो लगता है कि इट्स वेरी टफ टू कंट्रोल द कंट्री लाइक इंडिया। स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से गाइस। अगर आपको याद हो, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमें एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन पार्टीशन से गुजरना पड़ा था। पार्टीशन के बाद बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया का पार्ट बनी एंड इंडिया डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हालांकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय वहाँ पर फेडरलिज्म वर्ड को नहीं यूज़ किया गया था, लेकिन फिर भी आज के टाइम में इंडिया अपने आप में एक फेडरल कंट्री है। ओके, और जिस तरीके से एक फेडरल कंट्री रूल करती है उसी तरीके से काफ़ी हद तक हमारी कंट्री भी आज वैसे ही चलती है। और अगर मैं बात करूँ वो सारे फीचर्स जिसकी बात अभी हमने पहले पार्ट में की थी, तो वो सारे के सारे 7 फीचर्स कहीं ना कहीं इंडिया में भी फॉलो होते हैं। इंडिया में भी 2 लेवल गवर्नमेंट है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन लेवल बोलते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई हैं, जैसा कि फेडरल सिस्टम बोलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक लेवल और नीचे आते हैं और हमारे यहाँ 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसे हम ग्राम पंचायत, पंचायत सिस्टम या म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम कहते हैं। और इन तीनों के ही पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 फोल्ड अरेंजमेंट्स हैं पावर के, तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं, तीनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। तो वी आर नॉट कॉल्ड अ फेडरल कंट्री बट वी आर अ फेडरल कंट्री। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया, ओके, बट स्टिल वी फॉलो ऑल दी फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। या मैंने जो पीछे आपको फीचर्स बताए थे वो सारे फीचर्स हमारी कंट्री में फॉलो होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझने के लिए हम देखते हैं गाइस कि कैसे हमारी कंट्री में पावर जो है वो एक पावर को शेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और इंडिविजुअल पावर कैसे दोनों गवर्नमेंट को दी गई है। हमारी कंट्री में गाइस 3 तरह की लिस्ट होती है। लिस्ट ऑफ वर्क, कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है। सबसे पहली जो लिस्ट है इसमें वो है यूनियन लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट इज अ लिस्ट विच कंटेन दोज मैटर्स विच आर टू बी डन एंड द पावर रिसाइड इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि द मैटर ऑफ करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस। ये सारे वो मैटर हैं जो कंट्री लेवल के होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं, और इनकी पॉलिसी पूरी कंट्री में सेम होनी चाहिए। इसके लिए इन मुद्दों पर जब भी कोई डिसीजन होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकती। And because the union government, because the central government have the power to take the decision on them, that is why this list is called the union list. Okay? केंद्रीय सूची। उसके बाद होती है बच्चों सेकेंड लिस्ट, दैट इज स्टेट लिस्ट। ऑल दोज लोकल मैटर एंड डे टू डे मैटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ओनली, सच लिस्ट आर कॉल्ड द स्टेट लिस्ट। उसके बाद दूसरी होती है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में वो मैटर आते हैं जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सिर्फ स्टेट के छोटे छोटे काम होते हैं, और वो लोकल वर्क होते हैं, एवरीडे वर्क होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। ओके, वो मुद्दे क्या हैं, जैसे कि पुलिस सिस्टम है, ट्रेड है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर एक स्टेट अपने हिसाब से, अपनी स्टेट की पॉलिसीज के हिसाब से डिसीजन ले सकती है, और ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में होती हैं, इसी लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। बेसिकली कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं गाइस कंट्री के जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही डिसीजन लेने की परमिशन है। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड, मैरिज सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन, सक्सेशन, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जिस पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही राइट है डिसीजन लेने का। जैसे कि मैं बात करूं एजुकेशन, तो एजुकेशन पर स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी इशू पर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में ठन जाए कि स्टेट गवर्नमेंट की मानी जाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो बिकॉज इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल ऑन दैट।
आपको पता है हमारी कंट्री में एजुकेशन के ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट के रूल्स हैं, स्टेट बोर्ड भी होता है और सेंट्रल बोर्ड भी है, सीबीएसई। ओके, तो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज मान लीजिए जैसे पोखरण में इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, ओके, टेस्ट किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि राजस्थान की पोखरण राजस्थान में, तो राजस्थान की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर देती वहाँ पे टेस्ट करने से कि नहीं आप यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, या जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हमारी स्टेट पॉलिसी से मैच नहीं कर सकती? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि क्या होता, क्या हुआ होगा। क्या स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने मना किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को या नहीं किया होगा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दोज इश्यूज व्हिच केम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो मुद्दे आए, यानी कि या मैं कहूँ वो चीजें जो आज के टाइम में आती हैं, ओके, न्यू इश्यूज, तो वो किस लिस्ट में जाएंगे? कॉन्करेंट में, यूनियन में, स्टेट में? ऐसे मुद्दों को जो नए इश्यूज आते हैं उनको हम बोलते हैं रेजिडरी इश्यूज। ओके, और ये रेजिडरी इश्यूज बेसिकली जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन लिस्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको स्टेट लिस्ट में डालना है, यूनियन लिस्ट में डालना है, या इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है। ओके, तो ये 3 लिस्ट हैं। इन 3 लिस्टों में अलग अलग पावर दी गई है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। हमने अभी देखा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया रेजिडरी सब्जेक्ट्स का, तो क्योंकि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसलिए यहाँ पर पावर जो है वो स्टेट्स के पास इक्वल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर भी दे रखी है और कुछ स्टेट्स के पास काफ़ी कम पावर है। जैसे कि मैं बात करूँ, अब तो नहीं है, बट हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कुछ टाइम पहले तक जम्मू कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा था। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, जिनमें उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। पार्लियामेंट के बनाए हुए कुछ रूल्स जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, और कोई भी नॉन जम्मू कश्मीर रेजिडेंट वहाँ पर ज़मीन भी नहीं खरीद सकता था। तो कुछ ऐसे स्पेशल एक्ट्स जम्मू कश्मीर में थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दिए थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है, आप सबको पता होगा कि जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था वो अब वहाँ से वापस ले लिया गया। तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं, या मैं बात करूँ कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं हमारी कंट्रीज़ में जहाँ पर उनके पास स्टेट से भी कम दर्जा है। जैसे कि उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज कुछ ऐसे जोग्राफिकल रीजन्स हैं जो इतने छोटे हैं कि उनको स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते, और इतने छोटे और इतने भी छोटे नहीं है कि उन्हें किसी और स्टेट में मर्ज कर दिया जाए। उनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, उनकी ज्योग्राफी थोड़ी सी अलग है। ओके, जिसकी वजह से उनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। और यूनियन टेरिटरीज के पास एज कंपेयर टू स्टेट कम पावर होती है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल थोड़ा ज़्यादा चलता है। जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की पावर एज कंपेयर टू अदर स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, ये दोनों ही जो रीज़न मैंने आपको दिए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसा क्यों है? द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम, क्योंकि हमारी कंट्री में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के थ्रू पावर शेयरिंग हुई है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर की है अमंग द स्टेट्स। ओके, और उस तरह की फॉर्मेशन में ऐसा होता है। इसी के साथ एक बात और है गाइस, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना या इस पावर सिस्टम में चेंज करना एक बहुत ही टफ जॉब है, इतना ईजी नहीं है। किसी भी तरह के पावर अरेंजमेंट में चेंजेस करने के लिए, यानी कि स्टेट पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को चेंज करने के लिए एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में वो बिल पास होना चाहिए। इसके अलावा 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स इस चेंजेस को एक्सेप्ट करें। मैं इसको सिंपल टर्म में बोलता हूँ कि लोकसभा में लगभग 2/3 मेजॉरिटी उस चेंज के फेवर में वोट करें, और इंडिया की लगभग 50% स्टेट्स ये कहें कि हाँ ये डिसीजन ओके है, तभी पावर अरेंजमेंट्स में कोई चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज जिसके पास जितनी जैसी पावर है वो पावर उतनी ही रहती है। और इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, इसके बारे में मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। ओके, तो गाइस यहाँ खत्म होता है हमारा ये पार्ट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल country. So here I bring us to the end of this topic, guys. What makes India a federal country? I hope you are able to understand everything, guys. If you have any doubt, feel free to ask and write in the comment box. I will definitely try to answer as fast as possible. So thank you, guys. You were watching Geo with Madhur. Enjoy.